Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss past paper English MCQs, and the first question is: Ali wants to eat fruits, but his younger brother wants to eat pizza. Identify the type of sentence. ये type of sentence कौन सा है? It's basically a compound sentence. लेकिन कंपाउंड सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है रेस्पेक्टेड सर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चलना ज़रूरी है। याद रखिएगा, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है टू प्रिंसिपल क्लासेस और टू इंडिपेंडेंट क्लासेस या टू मेन क्लासेस का कम्बिनेशन से बनता है। जैसा हमारे पास दो यहाँ पे सेंटेंस हैं, दो मेन क्लासेस हैं। अली वांट्स टू ईट फ्रूट्स, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, और ये कौन सी है बेटा? ये प्रिंसिपल, मेन, या इसका दूसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लास भी है बेटा, इंडिपेंडेंट क्लास। Same is the case, the rest of the sentence, it means the second sentence. His younger brother wants to eat pizza. His younger brother wants to eat pizza. It's also the principal, main or the independent class. तो याद रखिएगा, जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, प्रिंसिपल क्लासेस और द मेन क्लासेस वो जुड़ी हुई हूँ, किससे जुड़ी हुई? कंजंक्शन से। कौन सी कंजंक्शन से? वो फैन बॉयज कंजंक्शन का नाम है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब फैन बॉयज अपने याद रखना है, FANBOYS। सो F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, N नॉर, B फॉर बट, O फॉर आर, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। जैसा कि यहाँ पे है but. So Ali wants to eat fruits but his younger brother wants to eat pizza. Identify the type of sentence. ये हमारे पास compound sentence है. And what is the identification of a simple sentence when we call say about the classes? तो याद रखिएगा कि जो simple sentence होता है respected students, the simple sentence में बेटा सिर्फ एक ही main principal class होती है, बस एक main प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लास होती है बेटा। प्रिंसिपल, मेन या इंडिपेंडेंट क्लास होती है। फॉर एग्जांपल, आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क। ये एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। सो इस तरह का सेंटेंस क्या कहलाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही मेन क्लास हो। इंडिपेंडेंट क्लास भी उसी को कहते हैं या प्रिंसिपल क्लास भी उसी को कहते हैं। तो वो क्या कहलाती है? याद रखिएगा, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड में मुरक्कब मिला हुआ, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लासेस जुड़ी हुई हूँ। किस कंजंक्शन से? याद रखिएगा, वो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज फैन बॉयज। और इस फैन बॉयज को जो कंजंक्शंस नाम देते हैं बेटा, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अगर कंजंक्शंस की टाइप्स के हवाले से रेस्पेक्टेड स्टूडेंट डिस्कस किया जाए कि कंजंक्शंस की कौन कौन से टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा कंजंक्शंस की जो है बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। कंजंक्शंस की तीन टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है? सब का मतलब स्मॉल, छोटा। याद रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस में इफ, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज, तो ये आ जाए इफ, व्हेन, बिफोर, इवन व्हाइल, दीज आर कॉल्ड एज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन नेचर होता है। इफ यू कम, फिर क्या होगा भाई? नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो इसकी मीनिंग को कंप्लीट करेगा। सो मैं अगर ये लिखता हूं बेटा, इफ यू कम, अगर तुम आओगे तो फिर क्या होगा भाई? यू विल पास। ये मेन क्लास है बेटा, यू विल पास। जब भी बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो ये टिपिकल निशानी है कि वो सेंटेंस क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगा। सेम इज द केस व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल की तो फिर क्या हुआ जी? आई वॉज स्लीपिंग, द बेबी वॉज स्लीपिंग, आई वॉज वेटिंग एंड सो ऑन। और इसी तरह से बिफोर भी है, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ भाई? द पेशेंट हैड डाइड। वो फिर कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस मान जाएगा। तो जब भी सबऑर्डिनेटिंग conjunction से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, तो कीप इन माइंड दैट द सेंटेंस विल बी complex
सेंटेंस कम्प्लेक्स होगा। तो ये पहली टाइप कौन सी है कंजंक्शंस की बेटा, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और दूसरी जो टाइप हमारे पास है बेटा, दैट इज, याद रखिएगा, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपने ये एक्रोनिम याद रखना है, मुखफ़फ़ फैन वॉइस वाला बेटा। एफ स्टैंड फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। ये हमारे पास सेकंड टाइप है। और जो थर्ड टाइप बेटा हमारे पास होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा बेटा पेयर फॉर्म में होती हैं, याद रखिएगा जी, ऑलवेज इन द पेयर फॉर्म। ये किस में होती हैं बेटा? पेयर फॉर्म में होती हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बट also, such as, he is such a person as trusted। सच के साथ जो कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल होती है बेटा वो एज होती है, नीदर के साथ नॉर, इधर के साथ आर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास बट के साथ बेटा जो है कंजंक्शन इस्तेमाल होती है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये भी पेयर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, जैसे नीदर नॉर, सच एज, नॉट ओनली बट ओनली, ईदर आर। तो ये जो कंजंक्शन है हमारे पास, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाती हैं। दे आर ऑलवेज इन द पेयर फॉर्म, वो हमेशा पेयर फॉर्म में होती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कंजंक्शंस की ये तीन टाइप्स होती हैं, जो कि मैंने डिस्कस कर दी हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें इफ, जिसमें व्हेन, जिसमें बिफोर, एज सून एज, व्हाइल एंड सम अदर वर्ड्स आर वेल। दूसरी टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसके मैंने आपको एक ने बताया था कि फाइन वॉइस से कोई भी सेंटेंस अगर अटैच होगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। और तीसरी टाइप जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस की है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर ऑलवेज इन द पेयर फॉर्म। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, लेट हिम फॉरगिव, द मोड ऑफ द वर्ब इज। यहाँ पे जो वर्ब का मोड है वो इम्पेरेटिव मोड है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। जो वर्ब्स के डिफरेंट मोड्स हैं ना, जिसको हम बोलेंगे कि अंदाज कौन कौन से हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो इम्पेरेटिव मोड वो मोड होता है कि जिसमें कोई भी सेंटेंस वर्ब की पहली फॉर्म से, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो स्टार्ट होता है, उसको हम नाम देते हैं इम्पेरेटिव मोड। और ये जो सेंटेंसेज होते हैं इम्पेरेटिव, ये पॉजिटिव इम्पेरेटिव भी हो सकते हैं बेटा, नेगेटिव इम्पेरेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इम्पेरेटिव, दूसरा बेटा नेगेटिव इंपेरेटिव, दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव इंपेरेटिव में फॉर एग्जांपल, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लेट मी फॉरगिव्स, लेट मी कम इन, हेल्प मी प्लीज। और जो नेगेटिव इंपेरेटिव होते हैं बेटा, इसमें क्या है, डू नॉट का इस्तेमाल होता है, जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स। सेम इज द केस, जब भी बेटा डू नॉट आ जाए वो होता है इंपेरेटिव है, बट एक्चुअली इट्स द नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और द मोड इज द वर्ब कौन सा कहलाता है, ये इंपेरेटिव मोड में इस्तेमाल हुआ है जी। उसके बाद हमारे पास है, नो सूनर ही सॉ लायन देन ही रैन अवे। द करेक्ट सेंटेंस इज, याद रखिएगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ पे इन्वर्जन का रूल अप्लाई होता है बेटा। इन्वर्जन क्या है बेटा जी, सबसे पहले बेटा नो सूनर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नो सूनर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाना है, नो सूनर। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा जी, नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब है, ये नो सूनर ही सा है। इसका मतलब है जब भी बेटा नो सूनर का सेंटेंस आ जाए तो आपने याद रखना है इन्वर्जन रूल अप्लाई करना है। सो व्हाट्स मेंट बाय इन्वर्जन रूल, मैंने उसका मेथड भी आपको बता दिया कि इन्वर्जन रूल का तरीकाकार है क्या। सबसे पहले नो सूनर लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा बेटा। तो हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है बेटा, डिड इस्तेमाल होता है। नो सूनर डिड, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गया, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा ही है, और उसके बाद आपको पता है कि जब भी डिड पहले लग जाता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इसीलिए यहां पे भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, नो सूनर डिड ही सी, याद रखिएगा सी लायन, और फिर देन भी नहीं होता, याद रखिएगा देन होता है, कीप इन माइंड बेटा।
और यही बेटा जो रूल्स हैं आपके नॉट ओनली फॉर द वन पेपर बट आल्सो फॉर द कंपोजिशन पेपर, फॉर द एसे पेपर, ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे। सो इन्वर्जन रूल आपने याद रखना है कि जिसमें नो सूनर के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, बेटा याद रखिएगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है कि नो सूनर डिड ही सी लायन, उसके बाद देन आपने लगाना है, देन भी नहीं लगाना रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो ये इन्वर्जन का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज नो सूनर डिड ही सी लायन देन ही ran अवे बेटा। सो उसका राइट ऑप्शन ये है। तो करेक्शन और सेंटेंसेस के हवाले से कमीशन के इम्तिहानात में ये सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्वर्जन रूल क्या है, जैसे मैंने समझा दिया है। और भी टेंसेस के इसी तरह से इन्वर्जन रूल्स बन सकते हैं बेटा। अगला सवाल देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज बॉयज आर कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स, आर दे नॉट। स्टूडेंट्स के लिए ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। सिंपल वर्ड्स आर हार्ड आर्गूमेंट्स, सिंपल जो स्टेटमेंट्स होती हैं बड़ी ही कंफ्यूजिंग होती हैं। यहाँ पे बेटा आपने रूल याद रखना है, ये जो क्वेश्चंस कहलाते हैं इनको नाम देते हैं बेटा टैग क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस बेटा। और यहाँ पे जो रूल अप्लाई होता है आपने याद रखना है, वेरी वेरी सिंपल, कि टैग क्वेश्चन जब भी आ जाए बेटा पॉजिटिव बेटा क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट हो बेटा, उसके लिए जो जवाब आएगा बेटा नेगेटिव रिस्पांस, याद रखिएगा जी। और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए। अब यहां पे देखिए बॉयज आर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट्स, बॉयज जो है वो असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका जवाब क्या आना चाहिए नेगेटिव में, आर दे नॉट। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसका जवाब क्या आना चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव में आना चाहिए। दैट्स इट। फॉर एग्जांपल, Ali is not wasting his time, अली अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। ऑप्शन में क्या है बेटा, इज ही, दूसरा इज ही नॉट। तो बेटा यहां पे क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, नॉट वेस्टिंग है, नॉट वेस्टिंग इस टाइम। तो रूल क्या है भाई, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। सो अली इज नॉट वेस्टिंग इस टाइम, इज ही आएगा बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा। सो अपने ये टैग क्वेश्चन का रूल याद रखना है बेटा कि नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स बेटा। तो आप अपने नंबर स्क्वायर कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। He said to me, do not disobey your elders, change into narration। अब बेटा he said to me है, तो ये सेंटेंस अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस है, जैसा मैंने अर्लियर आपको बताया है, वो भी नेगेटिव इंपेरेटिव है। तो जब भी बेटा डू नॉट वाले सेंटेंस आ जाते हैं उसके दो तरीकेकार होते हैं, या तो कोशिश करोगे पहले इसको फॉरबेड में ही करो, द बेस्ट मेथड है बेटा। जब भी डू नॉट आ जाए तो ही फॉरबेड मी मैंने कर दिया, जब भी फॉरबेड लग गया बेटा फिर डू नॉट वगैरह खत्म हो जाएंगे। ही फॉरबेड मी और कमास को खत्म करने के लिए बेटा टू लगाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वैसे टू लगाते हैं। टू डिसओबे यूअर कौन सा बेटा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट है मी। यहां पे बेटा यूअर की पोजेसिव कंडीशन इस्तेमाल हुई है तो मुझे मी का भी माई लगाना पड़ेगा बेटा, माई एल्डर्स। दिस इज द राइट ऑप्शन। ही फॉरबेड मी टू डिसओबे माई एल्डर्स, ये पहला तरीकाकार है। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा कि जब भी डू नॉट आए तो डू नॉट में बेटा मोस्टली एडवाइज्ड भी होता है। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए भाई कि ही एडवाइज्ड मी, कामा खत्म करने के लिए टू लगाएंगे, फिर आपको नॉट लगाना पड़ेगा, फिर टू लगाना पड़ेगा। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप इस मेथड को फॉलो किया करो, ये भी मेथड द बेस्ट है। और अगर दूसरा एडवाइज वाला आ जाए वो भी ठीक है, एटलीस्ट आपको उसका भी पता होना चाहिए कि दूसरे मेथड से किस तरह से चेंज होता है सेंटेंस। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ही आल्सो लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज। ईट बेटा क्या है बेटा, ये हमारे पास वर्ब है और वर्ब भी कौन सा है बेटा, दैट्स अ ट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है फॉर द कंप्लीट मीनिंग। और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सा होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे क्राई, जैसे लाफ, जैसे स्माइल, जैसे वीप, जैसे स्लीप, जैसे क्राई। दीज ऑल आर द इंट्रांसिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। और याद रखिएगा इंग्लिश रूल के मुताबिक इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं
कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर इजाज सन वाज बैडली एडिक्टेड टू। अब याद रखिएगा यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने कि याद रखिए टू के बाद हमेशा आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, ऑफ कोर्स इट्स राइट रूल, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जिनके साथ आपको ये ख्याल रखना है कि वहाँ पे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है भाई, ही अलाउड मी टू कम इन, ये है भाई टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही अलाउड मी टू कम इन, टू कम इन, ठीक है। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हमने कर लिया, दैट्स राइट वन। बास्केट बेयर इन जो इन्फिनेटिव वो भी होते हैं, इसमें टू भी नहीं होता जी। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन याद रखिएगा जब भी बेटा एडिक्टेड टू आ जाए, कमिटेड टू आ जाए बेटा, विद अ व्यू टू आ जाए बेटा, विद अ व्यू टू, कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, तो इनके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल स्मोकिंग राइट ऑप्शन है। अगर स्मोक लिखोगे तो बेटा वो गलत है, ख्याल कीजिएगा बेटा। क्यों? मैंने रूल बताया बेटा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, दैट्स राइट वन। लेकिन रूल ये भी कहता है इंग्लिश के मुताबिक बेटा कि जब भी विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, ठीक है, और इन एडिशन टू, तो उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, जैसे मैंने मेंशन भी कर दिए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, बट द टेक्निकल वर्ड इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजंक्शन। डिफरेंट ऑप्शंस थे, उसमें क्विकली जो था ये कंजंक्शंस नहीं था, ये बेसिकली एडवर्ब है। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी जुगाड़ लगाया हुआ है कि जिसके साथ एलवाई आ जाता है वो एडवर्ब है। एक्चुअली इट्स स्टेट्स फॉर सम एक्सटेंट, लेकिन ये भी हो सकता है कि बास का एलवाई ना हो, वो भी एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सेंटेंस ही ड्राइव्स कार क्विकली, क्विकली एडवर्ब हो गया जी, लेकिन he drives car with a great speed, वो कार चलाता है लेकिन एलवाई का इस्तेमाल नहीं है। he drives car, कार चलाता है with a great speed, ये फ्रेज तो है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें वर्ब नहीं है बेटा। he drives car with a great speed, with a great speed, ड्राइव के माने में इजाफा कर रहा है, एडवर्ब है बेसिकली, ये एडवर्ब फ्रेज है, याद रखिएगा। तो एलवाई भी मान लेते हैं, वो भी एडवर्ब होता है, बट कुछ ऐसे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि बतौर एडवर्ब काम करते हैं, यहाँ पे जैसा वो एडवर्ब फ्रेज का हवाला दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं बेटा कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ही हैड वर्कड ही वुड हैव पास्ड। ये बेटा हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, याद रखिएगा। जैसे मैंने इफ बताया था बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सेंटेंस कौन सा होगा बेटा, टिपिकल निशानी भी कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में बेटा कि एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में अगर पास्ट परफेक्ट है बेटा तो उधर आप वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, सो वुड हैव पास्ट इज द राइट ऑप्शन। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस की बात अगर की जाए तो ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, जिसमें एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है, दूसरे में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन वुड हैज लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना बेटा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन द लिंग्विस्टिक्स, वो फोनीम है बेटा। द सिनोनिम ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उभार, ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है, राइजिंग, उसका जो सिनोनिम होता है उसका मतलब भी उभार ही होता है बेटा। अगला सवाल है हमारे पास, द सेंटेंस व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इन विच, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बेटा हमारे पास, जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होती है, और इसमें बेटा खुशी, गमी या हैरत या सडन फीलिंग का इजहार भी होता है, तो वो भी सेंटेंस हमारे पास बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जी। केट खालिद हर यंगेस्ट चाइल्ड फॉर 3 ईयर, बेटा जब भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो जाता है तो टिपिकल निशानी ये है कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको चेंज कर सकते हो। सो किट हैज़ बीन नर्सिंग बेटा हर यंगेस्ट चाइल्ड फॉर 3 ईयर्स। सिंस बेटा फॉर स्पेशल टाइम, फॉर नॉन टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर जो है वो अननोन टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस, शी रीड द बुक यस्टरडे। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसने बहुत ही ये यूँ समझ लो कि टेक्निकल क्वेश्चन दे दिया है जी। स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि रीड तो पहली फॉर्म है भाई, तो इसीलिए ये तो प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि रीड जो है बेटा इसकी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट, रीड, रेड, रेड ही होती है बेटा जी।
प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं कि भाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट एक्चुअल वर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल, और जो चौथी फॉर्म होती है दैट्स एक्चुअली द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट होता, फॉर एग्जाम्पल रीड होता, तो भाई यहाँ पे तो शी आया हुआ है तो मुझे तो एस लगाना चाहिए, तो फिर तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट ना हुआ ना, फिर रीड ये रेड दूसरी फॉर्म में बेटा, और ये पास्ट टेंस है, याद रखिएगा। इसी वजह से ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, स्टूडेंट जैसे देखेंगे वो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट सेलेक्ट करेंगे, चूंकि यहाँ पर बेटा क्या है, ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है, और दूसरी बात यह कि शी है तो इसका मतलब है वर्ब के साथ ऐसा यस आना चाहिए। यस्टरडे टिपिकल निशानी है बेटा, इसके साथ पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल होगा। यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट किसी फॉर्म में आ जाए, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डिकेड, उनके साथ याद रखिएगा बेटा पास्ट इंडेफिनेट ही आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बट हो सकता है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में हो, वो नेगेटिव फॉर्म में हो, इसीलिए द राइट जो कंसेप्ट ये है बेटा कि पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल करो। उसके बाद है कि वी विल गो आउट व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग बेटा, व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग तो फिर हम बाहर जाएंगे, व्हेन वी विल गो आउट, व्हेन वी विल गो आउट व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, उसका राइट बेटा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिक मीन, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जमा हुआ, रुका हुआ। जमी जुम्बत ब जुम्बत गुल मोहम्मद, मतलब रुका हुआ, विदाउट मोशन, सो मोशनलेस बेटा। ठीक है, देयर इज एन इरेजर एट द एंड ऑफ माई पेंसिल, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है। चेंज इन टू द पैसिव एज द बॉय इज राइडिंग द हॉर्स, तो हॉर्स इज बीइंग राइडन बाय द बॉय। हमेशा क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब वही आएगा, और जो कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस होते हैं बेटा वर्ब से पहले बीइंग लगाते हैं, तो ये सिंपल हो रहा है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रथलेस का मतलब क्या होता है, कंपनसेट होता है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल है बेटा एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, गैर वाज़ेह, अनक्लियर, तो उसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लिट होता है जी। लेट हिम फॉरगिव बेटा, याद रखिएगा, याद रखिएगा बेटा, लेट और बिटवीन के बाद ये रूल है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा बेटा, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही इस्तेमाल होगा, या ऑब्जेक्टिव कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं कि आई, माई, मी, आई इज सब्जेक्टिव केस, माई इज पोजेसिव केस, मी इज ऑब्जेक्टिव केस, माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव केस। तो लेट और बिटवीन के बाद हमेशा बेटा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ये यूँ समझ लो कि इस्म ज़मीर की मफ़ऊली हालत इस्तेमाल होगी। सो लेट हिम इज़ राइट ऑप्शन, लेट ही भी नहीं होगा। ठीक है, लेट और बिटवीन के बाद हमेशा बेटा ऑब्जेक्टिव के ऑफ प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है बेटा। उसके बाद है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ प्रिस्टीन, उसका मतलब क्या होता है, इम्प्योर। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जिगजैग, मतलब टेढ़ा। ठीक है, जिगजैग रास्ता, और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। उसके बाद है कि मीनिंग मतलब वर्ब बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन इर्रेगुलरली बेटा, ये इडियम के हवाले से जो है, ये प्रोवर्ब के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था बेटा। उसके बाद है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यू मस्ट स्टिक टू योर प्रॉमिस, आपको अपने वादे के साथ जुड़ा रहना चाहिए, वादा मतलब पूरा करना चाहिए। सो स्टिक टू होता है, जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ बेटा फिक्स प्रेपोजिशन है, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं बेटा कि एक्ट अपॉन है, अबाइड बाय है, सेम इज द केस। कुछ ऐसे हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं जिनके पास फिक्स्ड प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती हैं, जैसे जूनियर टू, सुपीरियर टू बेटा, तो ये फिक्स्ड हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स, पोर मिल्क इन टू द ग्लास, याद रखिएगा कि इन टू हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज़ बाहर से मूव करती हुई अंदर आएगी, उसके लिए इन टू इस्तेमाल करेंगे बेटा। द कैट वॉज रनिंग इन टू द रूम, द स्टूडेंट्स वर कमिंग इन टू द एग्जामिनेशन हॉल। सो इसका उलट क्या बेटा, आउट ऑफ होता है, याद रखिएगा जी। ठीक है, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ विंडिक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, फॉरगिविंग है। होमर सेड टू अलीना, योर परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड माय पेरेंट्स यस्टरडे, नरेशन के हवाले से ये सवाल था। तो होमर सेड टू अलीना बेटा सिंपल सेंटेंस है, तो होमर टोल्ड अलीना, कमा खत्म करने के लिए दैट लगाएंगे। यू आर है बेटा सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलीना है, इसका प्रोनाउन बनेगा शी, तो यहाँ पे यू की दूसरी हालत पोजेसिव केस यू आर है, तो मुझे शी का भी क्या करना पड़ेगा बेटा, माई लगाना पड़ेगा। दैट शी का बेटा हर लगाना पड़ेगा, शी हर हर। दैट हर परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है। नरेशन में रूल ये होता है बेटा, उससे अगले पास्ट टेंस में लेके जाया करो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। योर परफॉर्मेंस हैड सरप्राइज्ड बेटा,
हैड सरप्राइज्ड, अगेन माई आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज करो, ऑब्जेक्ट के मुताबिक हुमा है तो इसका प्रोनाउन बनेगा वंस अगेन शी बनेगा बेटा। यहाँ पे आई की पोजेसिव कंडीशन माई है तो शी का बेटा हर बनेगा। सरप्राइज्ड हर पेरेंट्स, और यस्टरडे को चेंज करते हैं बेटा द प्रीवियस डे, आर्टिकल द जरूर इस्तेमाल करना होता है बेटा, द प्रीवियस डे याद रखिएगा बेटा, ठीक है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी हुमा टोल्ड अलीना दैट हर परफॉर्मेंस हैड सरप्राइज्ड हर पेरेंट्स द प्रीवियस डे, आर्टिकल द भी जरूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नरेशन में ये रूल है बेटा। अगला हमारे पास सेंटेंस है ब्रोकन चेयर वाज रिपेयर्ड, ये भी बेटा टेक्निकल क्वेश्चन है। कैसे बेटा, याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास है कि जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया जाता है तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लगाना होता है बेटा। अब ये जो ब्रोकन चेयर है, अगर मैं ये लिखूं बेटा रिपेयर्स, इसका मतलब क्या होगा कि ब्रोकन चेयर खुद रिपेयर करती है, टूटी हुई चेयर खुद मुरम्मत करती है, तो खुद तो मुरम्मत नहीं करती ना, टूटी हुई जो कुर्सी है उसकी मुरम्मत की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो मैं अगर ये लिखूँ कि स्टोरीज राइट, ये गलत है भाई, कहानियाँ खुद लिखती हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस में है स्टोरीज आर रिटन, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आएगा बेटा ब्रोकन चेयर वाज रिपेयर्ड। और यहाँ पे ब्रोकन जो है बेटा ये बेसिकली हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है बेटा, और पास्ट पार्टिसिपल भी बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं, और यहाँ पे बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ, याद रखिएगा पास्ट पार्टिसिपल बतौर बेटा एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। कौन सी चेयर, ब्रोकन चेयर, कौन सा पर्सन, इंजर्ड पर्सन बेटा, कौन सा गुड्स, कौन सा सामान भाई, स्टोलन गुड्स भाई, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल बेटा बतौर एडजेक्टिव काम करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। मलेरिया हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन आवर एरिया बेटा, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। शी इज अफ्रेड बेटा ऑफ इस्तेमाल होता है, मोस्ट रिपीटेड बेटा ये प्रेपोजिशन है। वाओ, हाँ ओ, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, ये बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इंटरजेक्शन की एग्जाम्पल है जो कि बेटा सडन फीलिंग को इंडिकेशन करता है, याद रखिएगा जी। इंटरजेक्शन शोज द सडन फीलिंग्स। द टॉय कार रोल्ड अराउंड द चेयर बेटा, याद रखिएगा अराउंड हम इस्तेमाल करते हैं, चारों साइडों पे अराउंड इस्तेमाल करेंगे बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज द लिटिल वन क्राइड फॉर एंजॉय, तो हेयर वन क्या है बेटा, ये नाउन है बेटा जी, दैट इज वन कोई भी हो सकता है, चूंकि यहाँ पे जो वो सवाल पूछा हुआ था बेटा वो नाउन के हवाले से था, बट एक्चुअल अगर देखा जाए सो ये क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन भी है बेटा। अब प्रोनाउन कौन सा है, किस कैटेगरी में है, एक्चुअली जब हम बात करते हैं बेटा इनडेफिनेट प्रोनाउन की बेटा, इनडेफिनेट प्रोनाउन की बेटा। इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या है बेटा, डेफिनेट का मतलब होता है खास, इनडेफिनेट का मतलब होता है आम। सो इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, समवन, नो वन, एनीवन। सो समवन कॉल्ड मी, समबडी केम हियर, कौन था अभी कुछ पता नहीं है जी, तो समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, दीज आर ऑल टर्म्ड एज द इनडेफिनेट प्रोनाउन बेटा। चेंज द वर्स, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नाउ बी द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय। अच्छा पैसिव वॉइस में हमने टेंस चेंज नहीं करना, जो टेंस है उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होता है बेटा। परफेक्ट में हम बीन का इजाफा करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ हैज इस्तेमाल होता है, सो राइट ऑप्शन है बीन का इजाफा करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय का इस्तेमाल और देम बेटा। अगेन बेटा पैसिव वॉइस है, वुड नॉट वेस्ट टाइम है, सो टाइम इज नॉट वेस्टेड बाय अस, इसका राइट ऑप्शन है, चूंकि डू नॉट ये ज़र करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट बताएगा जिसको हम सब्जेक्ट बनाना जा रहे हैं। सो टाइम को जब सब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके बाद इज इस्तेमाल होगा, बिकॉज दैट्स सिंगुलर नाउन बेटा। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास जो है, दैट इज पेयर ऑफ वर्ड्स बेटा, ओपन क्लोज। सो बेटा ये क्या है, ओपन क्लोज, तो जो यहाँ पे जो वर्ड्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है वो अपोजिट का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा जो नेक्स्ट होगा वो भी नियर फार, नियर एंड फार। तो यहाँ पे बेटा जो एनालॉगी है सेंटेंस के हवाले से, वर्ड्स के हवाले से यही है। विच वर्ड्स बेस्ट मैचेस बोथ, वो बेटा क्या आंसर है, फ्लैश है बेटा। डिड द बेबी क्राई राउडली, टेंस कौन सा है बेटा, ये पास्ट सिंपल है, यानी पास्ट इंडेफिनिट जो कि डिड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये पास्ट सिंपल है बेटा। दे खालिद का देयर वर्क ऑन टाइम व्हेन द टीचर केम, दे हैड फिनिश्ड बेटा। याद रखिए बेटा ये हमारे पास व्हेन चूंकि इस्तेमाल हुआ है ना, मैंने पहले बताया ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। रूल ये है बेटा कि व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट आ जाए बेटा
व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनेट अगर आ जाए तो अगले पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप दो तरीकों से कर सकते हो बेटा। या तो बेटा एक तरीका है क्या भाई, पास्ट परफेक्ट में, या तो बेटा पास्ट कंटिन्यूअस में। बेटा दोनों तरीकेकार ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, व्हेन आई एंटर्ड क्लास, जब मैं क्लास में दाखिल हुआ, द टीचर वाज टीचिंग, या टीचर हैड टॉट द लेसन, बिल्कुल ठीक है जी। व्हेन आई एंटर्ड द स्कूल, जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ, सो व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनेट है, अगला जो पार्ट है उसको दो तरीकों से कर सकते हो, या तो पास्ट परफेक्ट द पियन हैड रंग द बेल, या पास्ट कंटिन्यूअस द पियन वाज रिंगिंग द बेल। दोनों ऑप्शन बेटा ठीक है बाय रूल, बेटा ये भी पता होने चाहिए। अगला बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, नथिंग हैड बीन, यहां पे बेटा पैसिव वॉइस का वही रूल इस्तेमाल हुआ है, नथिंग हैड बीन डन बी डन बाय देम, बेटा उसमें बीन सही जवाब है। आई लॉस्ट द बुक विच यू गेव, जो आपने मुझे दी थी, बेटा यहाँ पे रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल हुआ है कि कौन सी किताब, जो किताब आपने मुझे दी थी। सो यहाँ पे रूल अप्लाई हुआ है कि आई लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी। तो एक रूल होता है बेटा इंग्लिश में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। इसका मतलब है सेंटेंस के एक हिस्से में पास्ट है तो दूसरे हिस्से में भी ऑटोमेटिकली पास्ट ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं बाजार गया और मैंने किताबें खरीदी, ठीक है, और इसी तरह से आप एक बहुत बड़ी तेज़ हवा चली और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। सो पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, यहाँ पे वो रूल इस्तेमाल हुआ है, मैं आई लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी, जो आपने मुझे दी थी। We will go out when it stops raining, बेटा he is harvesting the crops when it has बेटा ripened, जब ये पक जाएंगी बेटा जी। ठीक है, और उसके बाद है कि आई खालिद का प्लानिंग फॉर दिस पार्टी सिंस लास्ट मॉर्निंग, बेटा जब भी सिंस और फॉर आ जाए आपको पहले से ही पता है बेटा, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लगा सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन था बेटा वो हैव बीन है, और हैव बीन बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और सिंस और फॉर में जब भी बेटा आपने देखना है कि ये इस्तेमाल हुआ है तो कोई भी परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हो।